नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कई दिनों से मेरे वीडियोज़ नहीं अपलोड हुए हैं। अभी कल ही अपलोड किया हूँ। कल क्या वो आज ही अपलोड होगा। तो 23 तारीख की सेकंड मीटिंग का पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये 24 का फर्स्ट मीटिंग है, जिसमें जो क्वेश्चन लगा रहा हूँ मैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगा रहा हूँ। एक्स वाई फार्मूले से लगा रहा हूँ और कम से कम शब्दों में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि 2-3 लाइन 4 लाइन में सॉल्व हो जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छा मिलेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, तो आप लोग देखते रहिए। ये क्वेश्चन जिनका 30 तारीख को और 31 तारीख को पेपर होने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन रिवीजन होंगे, रिपीट होंगे। और रिपीट होने के बाद आपको ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो वो क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे या तो गलत करके आएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। जितना प्रैक्टिस रहेगी उतना ही बढ़िया रहेगा, समय बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। जो क्वेश्चन सभी के लिए हार्ड आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन वैसा डाल ही दे रहा है कि दिक्कत हो जा रही है, और बाकी क्वेश्चन सब बढ़िया हैं, केवल वही बेस है, एक ही बेस है सभी का। जैसा कि पेपर हो गया है आपका 23, 24, 25, 3 दिन का पेपर हो चुका है और 30, 31 बचा हुआ है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि ये देख रहे हैं आप लोग, 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ये मैथ एनालिसिस है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचती है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समय, सामान्य समय कितना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, किसी चाल का कोई भाग दे देता है, किसी चाल की भाग दे देता है और उस पे चलता है और जितना मिनट कम या ज़्यादा लगता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं 3/4 गुणे 15 कर लेते हैं। ठीक है, जितना दिया है कम या ज़्यादा उसको कर लेते हैं और नीचे हम डिफरेंस लगा लेते हैं, जो ऊपर है उसका डिफरेंस और नीचे का डिफरेंस। तो यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ये आपका फार्मूला बेसिस है। जहाँ पर ऐसे दिया रहेगा बटे में और मिनट देरी या कम से दिया रहेगा और सामान्य चाल पूछेगा, वहाँ ऐसे करेंगे। 15×3 = 45 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, हुआ 45 मिनट। आपका कौन सा आंसर सही है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। और आपको ये बता दूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आप लगा रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर आप लगाना चाहते हैं, जैसा कि चाल आप देख लीजिए, 3/4 चाल है। ठीक है, तो 3/4 चाल मतलब क्या हुआ, 3:4 चाल है। ठीक, तो ये 3 चाल से क्या कह रहा है, मिनट। और ये जो स्पीड है, आपको बता दूं कि स्पीड स्पीड हमेशा क्या होती है, चाल की उल्टी होती है। तो सॉरी, स्पीड जो होती है वो समय की उल्टी होती है। समय अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। मतलब सामान्य चाल आपकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, और जिससे अभी चल रहा है ये चाल है। तो कितने का अंतर आ रहा है दोनों में, एक का अंतर आ रहा है, कितना, 15 मिनट का अंतर आ रहा है, एक में 15 मिनट का आ रहा है। तो ये सामान्य चाल आपकी इसलिए हो जाएगी क्योंकि जब लेट पहुंचता है तो मतलब अधिक समय लेता है, अधिक समय का मतलब चाल लेता है, और कम समय लेगा तभी सामान्य चाल से एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचेगा। 3 क्या है आपकी सामान्य चाल, तो 3 पे क्या हो जाएगा, 15×3 बराबर कितना हो जाएगा, 45 मिनट। एक आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक आप ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे लगा सकते हैं, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका मिक्सचर से दिया हुआ है। मिक्सचर में क्या दिया हुआ है, दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण, दूध और पानी का अनुपात 12:13 है। तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे पानी मिला रहा है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। अपने प्रैक्टिस सेट जो मैं करा रहा था उसमें भी कई सारे आए क्वेश्चन। तो इनको करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, मिल्क और वाटर हो गया। पहला अनुपात कितना दे रहा है, 12:13 है। ठीक है, और दूसरा अनुपात क्या दे रहा है इसका, 12:15, 12:15। ये फर्स्ट अनुपात है, ये सेकेंड अनुपात। अब आप लोग देखिए इस पे कह क्या रहा है, दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए एक नया मिश्रण बनाया जाए, जिसमें प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए।
तो पानी कितनी मात्रा में मिलाया जाए, यहाँ दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो दूध का अनुपात कितना दिया हुआ है, कांस्टेंट है, यहाँ पहले ही कांस्टेंट कर दिया है दूध का अनुपात, और पानी का अनुपात, पानी मिलाया जा रहा है इसलिए पानी अलग अलग। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, टोटल मिश्रण दिया हुआ है, दूध और पानी का मिश्रण टोटल दिया हुआ है। तो यहाँ से टोटल मिश्रण कितना बन जाएगा, अगर इसकी बात हम करें तो कितना हो जाएगा 25। 25 में कितना दे रखा है 20-25, ठीक है 20-25 दे रखा है। तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, जब पानी मिलाया जा रहा है तो डिफरेंस हो जा रहा है, तो कितना आ रहा है 2 का, ठीक है। तो 25 में अगर इतना आ रहा है तो 2 में हम निकाल लेंगे कितना पानी मिलाया जाएगा, क्योंकि पानी है तो क्या हो जाएगा 25 गुणे 2/25। अब 25 से यदि हम काटेंगे 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, ठीक है 25 अट्ठे 200 हो गया, और 200 के बाद 2 शेष बचा 25 हो गया, 25 से कम 25। अब 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 दूनी 16 हो गया 162 लीटर। 162 लीटर क्या मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए। आपका करेक्ट आंसर हो गया ए, 162 लीटर पानी मिला दें तो ये मिश्रण का अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चालू करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 3 संख्याओं में से 3 संख्याएं हैं, दूसरी पहली की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। कौन सी दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या के लिए कह रहा है, दूसरी संख्या जो है पहली की 2 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। सबसे पहले हम ऐसे ही बनाएंगे, पहली दूसरी तीसरी संख्या लिखेंगे। कह क्या रहा है, दूसरी संख्या क्या कह रहा है, दूसरी पहली की 2 गुनी है, जो दूसरी है ये पहली वाली की 2 गुनी है, कितने गुनी 2 गुनी हो गई, और तीसरी की 3 गुनी है, इसकी क्या हो गई 3 गुनी हो गई, ठीक है 3 गुनी। यदि तीनों संख्याओं का औसत, अब इसकी ये 3 गुनी है, इसकी 2 गुनी है, तो हम कितना कर दें कि ये बराबर हो जाए। इसका मतलब हम यहाँ पे मान लें 2 गुनी ये है 3 गुनी ये, तो इसको हम क्या कर लें 3 कर लें, इसको हम क्या कर लें 2 कर लें, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 दूना 6 हम कर लें, इसको यदि हम 6 कर लें तो हम देख लेते हैं कि इसकी ये 2 गुनी है, 3 दूना 6 है, और ये इसकी 3 गुनी है, 2 तियां 6 3 गुनी, मतलब ये हमारी संख्या परफेक्ट है। तो ये हमारी संख्याएं बन गई, ठीक, पहली दूसरी तीसरी। अब इस पे कह क्या रहा है, कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, 3 संख्याओं का औसत 44 है, 1 2 3 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का औसत कितना है 44 है, 44 है, कितनी संख्याओं का 3 संख्याओं का। अब ये तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11। अगर 11 में 44 गुणे 3 आ रहा है तो पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है 6 सेकेंड वाली, तो 6 में कितना आ जाएगा 44 गुणे 3 बटे 11 गुणे 6, गेर चौक 44 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, और परछन 72। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ए नंबर 72, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इनमें आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आराम से करिए और देख कर करिएगा तो गलती नहीं होगी, नहीं गलती एक हो जाती है तो आंसर फिर टैली नहीं हो पाता, आप ढूंढते रह जाओगे, समय बर्बाद हो जाएगा। एक साझेदारी में यक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय, ठीक है 1/6 हिस्सा लगाता है 1/6 समय, तो यक्स लगाता है, वाई लगाता है, जेड लगाता है। तो देख लेंगे यक्स 1/6 हिस्सा 1/6 समय, 1/6 हिस्सा लगा रहा है कितने समय के लिए 1/6 समय के लिए। अब क्या कह रहा है वाई 1/3 हिस्सा 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए, 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए। अब कह रहा है निवेश करता है, और जेड पूरे समय, जेड जो लगाता है जितना पूरा समय है पूरे समय के लिए लगाता है, शेष पूंजी निवेश करता है। अब शेष पूंजी कितनी है, पूंजी हम कैसे करेंगे आप, 1/6 पूंजी इसकी हो चुकी है, यक्स की 1/6 पूंजी हो चुकी 1/6 पूंजी हो चुकी है, और वाई की 1/6 पूंजी, टोटल पूंजी हो चुकी है ये। अब शेष कितना बच रहा है, एक से यदि हम इसको घटा देंगे तो जो बचा हुआ पूंजी है, जो अब पूंजी आएगी वो जेड की होगी, क्योंकि इन दोनों का योग कर लेंगे जितनी पूंजी है, एक से घटा देंगे क्योंकि भिन्न है पूर्णतया एक में प्राप्त होगी, तो एक से हम घटा देंगे तो जो भी आएगी पूंजी वो जेड की पूंजी आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस, या तो हम इसको यहाँ ना सॉल्व करके इधर कर लें जिससे कि मेटना ना पड़े, 1 - 1/6
6 प्लस 1/3, ठीक है, ये हो गया। अब 1 माइनस करेंगे हम, क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 मतलब 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 3/6, ठीक है। अगर हम लासा लेके काटेंगे तो यही आएगा, 3 एकम 3, 1/2, मतलब 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। हमारी पूंजी कितनी हो गई, 1/2। तो जेड में कौन कितनी पूंजी लगाया, 1/2 लगाया। अब कह रहा पूरे समय के लिए, पूरा समय कितना है, 1/6 ये हो गया, 1/3 ये हो गया। जब कोई समय 1 के बटे में आएगा तो पूरा पूरा कब कहलाएगा, 1 पे कहलाएगा। यदि परसेंट में आएगा तो पूरा कब कहलाएगा, 100 में कहलाएगा। ये पूरे समय के लिए मतलब एक समय के लिए, एक समय के लिए लगाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, अनुपात इसका ज्ञात कर लेंगे, तीनों का अनुपात ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा, 1/36 हो गया, अनुपात 1/9 हो गया, अनुपात 1/2। अब हम एलसीएम लेके इसको कैंसिल कर लेंगे, या तो 36 का इसमें गुणा कर देंगे ऊपर, अब 36 का इसमें भी गुणा कर लें, 36 का इसमें भी गुणा कर लें, सभी में 36 का ऊपर गुणा कर दें, क्योंकि अनुपात में कट जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको यदि हम 36 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बच गया, ऊपर 36 का गुणा किए तो 9 चौक 36 मतलब 4 हो गया, और यहाँ 36 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 18, 1:4:18। अब क्या कह रहा है ये, यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ कितना है, 23,000 है। वर्ष के अंत में का मतलब आप ये मत समझिएगा कि 12 महीना हमें लगाना है, 12 महीना इसलिए नहीं लगाना क्योंकि समय हम 1/3 लिए। अगर 12 महीने के हिसाब से आप चलेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/6, 12 महीने का 1/6 करेंगे, 12 महीने का 1/3 करेंगे, फिर जो बचेगा उसको आप यहाँ रखेंगे, तब आपका आंसर उससे सही आएगा। और बाकी यदि समय हाफ में दिया है, मतलब बटे में दिया है, यहाँ भी बटे में दिया है, तो हम पूर्णतः एक कितना मानेंगे, एक मानेंगे, जो समय पूरा समय है वो 1 है, ठीक है। तो ऐसे करके लगाएं। अब इनका योग कितना दिया हुआ है, 23,000 दिया हुआ है, कितना आएगा, 18 4 22 1 23, तो 23 में कितना आ रहा है, 23 में आ रहा है 23,000, ठीक है, 23 में आ रहा है 23,000। तो पूछ क्या रहा है अब ये, y का हिस्सा मतलब 4 में कितना हो जाएगा, ये 23,000 गुणे 4 बटे 23, तो 23 से कम 23, 1,000 हो गया, बराबर क्या हो गया, 4,000। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर। तो लगाने का तरीका ये आपका सही है, ऐसे लगाइए, सही रहेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जैसे क्वेश्चन है वैसे लगा दो। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ए बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश अनुपात क्या है, 5:4:3 था। 4 महीने बाद डी ने 1,000, ठीक है, अतिरिक्त निवेश कर रहा है, और 8 महीने बाद सी ने 2,000 अतिरिक्त निवेश किया। यदि एक वर्ष के अंत में, कितना, एक वर्ष के लिए लगाए, लाभ अनुपात 15:14:11 का अनुपात था, तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात करना है। तो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे निवेश कितना कर रहा है, 1,000 2,000। जब भी ऐसी राशि दी है, अनुपात में दी है, निवेश रुपए में कर रहा है, तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी राशि हमारी अनुपात में दी है तो उसको हम क्या करेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, क्या दिया है, 5:4:3, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे इस पे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मानेंगे, 5x, ये 5x है, ठीक है, आपका 5x हो गया, पूरा पूरा हो गया। अब क्या कह रहा है, कितने महीने के लिए लगाया, 1 साल के लिए है तो 12 महीने। फिर इसको अनुपात करेंगे, दूसरे वाले को निकालेंगे तो 4x कर लेंगे इसको, 4x कितने महीने के लिए लगाता है, ये 4 महीने के लिए, बी 4 महीने के लिए लगाता है, तो 4 का गुणा कर देंगे हम, ठीक है, 4 महीने के लिए बी लगाया। अब क्या कह रहा है इस पे, बी ने 1,000 अतिरिक्त निवेश किया 4 महीने बाद। 4 महीने बाद अगर हमारी धनराशि 4x है तो 4x प्लस 1,000 अतिरिक्त निवेश किया, तो कितना हो गया, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। 4 महीने के लिए लगा चुका है, बचा कितना, 8 महीना। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x इंटू ना प्लस, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब सी वाला जो है थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा आपको। ये सी वाला जो पोर्शन है, सी वाला है 3,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x धनराशि हो जाएगी। अब इस पे क्या कह रहा है 3x वाले पे 8 महीने के बाद, 8 महीने तक ये चला तो कितना लगाया 8 महीने तक, ठीक है। फिर प्लस, अब प्लस किया कितना आया, अब धनराशि इसकी है 3x धनराशि है। अब इसमें कितना ऐड कर रहा है अतिरिक्त निवेश 2000 का कर रहा है। अब 2000 का यदि निवेश कर रहा है तो कितने महीने के लिए कर रहा है ये हम देख लेंगे। 8 महीने का तो पूरा हो गया 3x धनराशि। अब बच क्या गई है 3x धनराशि है और 2000 जो एक्स्ट्रा निवेश कर रहा है वो कितने महीने के लिए 8 हो गया, तो बचा कितना 4 महीने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए ये प्लस में है, ये गुणे में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो इसका मतलब इससे कुछ हम कॉमन ले लें और ये आपस में अनुपात में। कॉमन क्या लेने, 4 कैंसिल कर दें, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया। यहाँ से काटेंगे 4 दूना 8 हो गया और 4 एकम 4 हो गया, 4 तिया 12, मतलब सभी से करेंगे, जितने प्लस में हैं उनसे भी काट दिए और जो एक में है उनको भी। तो अब क्या आएगा ये 5 तिया 15 हो गया, 15x अनुपाते हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस, अब 2 है इसका, इसको स्क्वायर मत समझिएगा, ये 2 काटने वाला है, ठीक है। ये आपका 2 आया है जब कटा है, तो 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, कितना हो जाएगा ये 8x प्लस 1000 है तो 2000, ठीक, ये हो गया अनुपाते हो गया। अब इसको करेंगे 3x हो गया, फिर प्लस हो गया, अब ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, 3 1 ये बचा है, ठीक है, 4 2 बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा ये 6x, यहाँ बन जाएगा 6x प्लस हो गया। अब ये क्या बच गया 3x प्लस 2000, ठीक, ये इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे इस पे, ये देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा बन गया समीकरण एक तरह से, या तो इसको और भी तोड़ के हम सिंप्लीफाई कर लें, 15x अनुपाते 4x है और प्लस 8x है, कितना हो जाएगा ये 12x, 12x प्लस 2000, ठीक, 2000 हो गया, अनुपाते हो गया, 6x है 3x हो गया 9x, 9x प्लस 2000। अब इसको हम ये देखेंगे, जब ये हमें मिल गया अनुपात, हमारा ये अनुपात मिल गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी और इसको रख के दोनों को तुलना कर लेंगे। लाभ का अनुपात क्या है हमारा 15 14 13, यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है हमें, प्रॉफिट का अनुपात 15 अनुपाते 14 अनुपाते 11, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 15/15x बटे, क्योंकि हमें पता है जब भी हम धनराशि का लाभ निकालते हैं, लाभ हमें दिया रहता है तो क्या होता है, लाभ बराबर धनराशि बराबर होता है धनराशि गुणे समय बराबर लाभ, तो ये होता है। तो इसके बटे हम क्या करेंगे 12x प्लस 2000, ठीक है, 2000 बराबर क्या हो गया 15/14, 15/14 हो गया, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया। अब बच क्या गया यहाँ पे 12 है, इसको भी काट सकते हैं, 6 बार हो गया और ये 1000 बार चला गया, मतलब 2 कॉमन लेके इसको काट दिए हम, तो क्या हो गया 2 7 14, ठीक, 7 का गुणा करेंगे उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x बराबर, यहाँ पे 6x प्लस क्या हो गया 1000, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, ये इधर आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1000, x का मान कितना आया 1000। तो पूछ क्या रहा है हमसे, तो शुरुआत में c का निवेश ज्ञात कीजिए, तो शुरुआत में c का निवेश क्या है 3 है, तो 3 जब 1 में कितना आ गया 1000 आ गया, तो 3 में कितना हो जाएगा c में 3000, तो c के शुरुआत का निवेश क्या है 3000, 3000 आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको ऐसे लगाना है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा यही सोचने वाली बात है कितने समय के लिए लगा रहा है और कितनी धनराशि लगा रहा है, तो ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, और ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो मतलब और भी क्वेश्चन देगा। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर, एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है यदि कैमरे का क्रय मूल्य क्या है सीपी दिया है हमारा 3600, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित कर सके। तो ये जब भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको ये देख लीजिए कि यहाँ पे दिया रहेगा एमपी मार्क प्राइस बटे सीपी, मार्क प्राइस बटे सीपी, ठीक है। जब मार्क प्राइस रहेगा और सीपी रहेगा तो इसको हमें कैसे लगाना है, यहाँ पे हम करेंगे 100 करेंगे, 100 प्लस या माइनस बटे,
यहाँ पे करेंगे 100 प्लस या माइनस। जब 100 प्लस या माइनस करेंगे तो आप ये बताइए, जब हमारा ये बनता है सीपी और यहाँ पे 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ यदि कमाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम 120 कर देते हैं, 120/100। तो ये क्या आता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और इधर से यदि एमपी हम निकालते हैं, मार्क प्राइस यदि रखते हैं तो मार्क प्राइस पे हम क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। कितना, 10%, अर्थात 90। तो ये हो जाता है, ठीक है। 90 का डिस्काउंट देंगे और 20% यदि प्रॉफिट कमा रहा है तो प्रॉफिट हम लगाएंगे, और इसकी जब हम तुलना कर लेंगे तो वही हमारा यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये हो गया, यहाँ पे हम सीपी रख दिए और इसको यहाँ से हटा के हम यहाँ ले, ठीक है, 100/90। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट वाला सीपी में चला गया, तो डिस्काउंट वाला जो भी रहेगा वो सीपी में आएगा। 10 है तो 10, ठीक है, 10%। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट मिलेगा, अगर ये डिस्काउंट है तो या तो हम इसको ये कह सकते हैं डी, ठीक है, डी का मतलब डिस्काउंट। अब अगर ये डिस्काउंट रहेगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। डिस्काउंट हमेशा क्या दिया जाता है, माइनस रखा जाता है। और ये प्रॉफिट या लॉस कराएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, ठीक। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। आप फार्मूला, ये फार्मूला इस्तेमाल करके सीधा सीधा निकालेंगे, कई सारे क्वेश्चन आप निकालेंगे। जैसे सीपी और एसपी का मैं निकाला था फार्मूला, सेम वैसे ही ये भी फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है, तो एमपी हमारा क्या हो जाएगा, एमपी बराबर हो जाएगा पूरा 100, और प्रॉफिट या लॉस कितना हो जाएगा, 120, मतलब 20 बटे सीपी क्या हो जाएगा हमारा, यहीं से बटे करेंगे 100 माइनस 10, 10% की छूट, तो क्या हो गया एमपी, एमपी हमारा हो गया 120 और सीपी हमारा हो गया 90, ठीक है। ये सी ये कैंसिल, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12 बराबर हो गया 4/3। आपको ये क्वेश्चन लगाने में और भी आसानी हो गई, अर्थात मार्क प्राइस आपका 4 हो गया और सीपी 3 हो गया। कह क्या रहा है, लाभ अर्जित कर सके। अब सीपी हमारा दिया है, सीपी हमारा कितना दिया है, 3 में दिया है 3600, ठीक है, 3 में 3600 दिया है। और पूछ क्या रहा है, दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर इतना छूट देता है, यदि कैमरे का क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य ज्ञात करा रहा है, 4 में कितना हो जाएगा, जब 3 में इतना आ रहा है तो 4 में क्या हो जाएगा, 3 में कितने गुना जा रहा है ये, 12 गुना, अर्थात 1200, ठीक है, 12 3 36 हो गया तो 1200 गुना गया। अब ये इसको भी 1200 गुना ले जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, या फिर 3 का बटे करके काट दें, 12 चौक 48, 4800। आपका करेक्ट आंसर सी नंबर 4800। तो ये फार्मूला जो है इसको आप याद रखिएगा, ये कई जगह काम आएगा, हमेशा आपको काम देगा। जब भी आप लगाएंगे इसका मार्क प्राइस और सीपी कॉस्ट प्राइस, जब भी ये क्वेश्चन लगाएंगे, सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे तो यहीं से निकलेगा। सारा का सारा खेला इसी से होने वाला है, जितना भी खेल होगा सब कुछ यहीं से होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह यह छूट नहीं देता तो वह लाभ कितना लाभ अर्जित करता। तो ये भी क्वेश्चन सेम वही है जो अभी बताया हूँ मैं आपको, मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस। मार्क प्राइस क्या कराता है, जितना भी उसका लाभ होता है वो ऐड कराता है, मतलब 100 प्लस 21, ठीक है। और नीचे क्या होता है, सीपी क्या होता है, छूट, जितना भी होगा वो छूट अर्जित कराएगा, 12% की छूट। तो बराबर क्या हो जाएगी, ये 121 बटे ये कितना आ जाएगा, 8 आ गया और 9 88, ठीक है, ये 88 आ गया। अब देखिए 11 से कटेगा, 11 8 88, 11 1 कम 11, 11 1 कम 11, मतलब 11/8, ठीक। तो ये क्या आया, मार्क प्राइस बटे सीपी। आपको अब देखिए क्वेश्चन लगाने में कितनी आसानी हो रही है, आपको ये नहीं भिड़ाना पड़ रहा कि इससे हम क्या निकालें, सीधा आप फार्मूला रख लिए पिछला वाला और सीधा आप मान निकाल दिए। तो ये इतना आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि वह यह छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। यदि वह छूट नहीं देता, मान लीजिएगा 11 है, 11 पे अगर ये छूट नहीं दे रहा है, 11 पे ही बेच रहा है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, कितने का अंतर आ रहा है, 8 3 11, 3 का अंतर आ रहा है, ठीक है। यदि वह छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना, तो ये आपका अंतर कितना आ गया, 3 का आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि छूट नहीं देता,
अगर ये छूट नहीं देता तो क्या होता, 11 पर ही बेचता, 11 पर बेचता तो कितने का अंतर आ रहा है, 3 का। ठीक है, कितने पे, सीपी हमारा 8 दिया हुआ है, तो बटे 8, इसी का हम परसेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो छूट नहीं देता तो कितने का लाभ होता है ये, तो इसको काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 पचीसा हम 100, तो 25 दिया 75, 75 बटे 2 प्रतिशत। ठीक है, तो या तो 75 बटे 2 रख लें, या तो इस पर हम ऑप्शन जैसे दिया वैसे बना लें। तो 75 का आधा कितना होता है, 37.5, 37.5%। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, आपका डी नंबर आपका आंसर सही है। तो ये फार्मूला हमें फाइंड करने के बाद कितना आसान हो गया है, कितना आसान हो गया है कि क्वेश्चन एकदम नॉर्मली सॉल्व हो जा रहे हैं। तो आप पिछले वाले वीडियो, पिछले वाले क्वेश्चन पे जाके देख लीजिएगा, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा कहीं भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा इससे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की राशि 2 वर्ष में 6000 हो जाती है, तो 4 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करें तो इसको मैं कई बार करा चुका हूँ आपको, कि यदि 2 साल में कोई धनराशि है, एक धनराशि है, 2 साल में कितना हो जाता है, 2 ईयर्स में कितनी हो जाती है, 3, अर्थात 3000 हो जाती है। ठीक है, फिर समान समय में जब भी चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ती है, समान समय में समान गुना राशि बढ़ती है। तो 2 वर्ष हो गया, फिर 2 वर्ष हम लगाएंगे, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में क्या होगा, समान समय में समान धनराशि, यहाँ से 3 गुना बढ़ी है, सॉरी यहाँ से कितना बढ़ रही है, 1000 होनी चाहिए, 1000 में कितना बढ़ रही है, तो ये 3000 हो गई। अब जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 6000 क्या हो गई, 2 वर्ष में, क्या कह रहा है, ब्याज पर 3000 की राशि 2 वर्ष में 6 हो जाती है। 2 वर्ष का मतलब क्या होती है, यदि हम यहाँ से 2-2 वर्ष अगर लेंगे तो ये हमारा गलत कराएगा क्वेश्चन। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, 3000 की राशि है, 3000 की राशि है हमारी। ठीक है, 3000 की राशि क्या होती है, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना होती है, 6000 हो जाती है। ठीक है, 6000 हो जाती है 2 वर्ष में। अब क्या कह रही है, 4 वर्ष में कितना हो जाएगी, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ इसमें कि समान समय में समान गुना राशि बढ़ती है, तो 2 वर्ष फिर हम लगा देंगे, क्योंकि समान समय हमें लगाना है, और समान गुना कितने गुना बढ़ गई है, 2 गुना बढ़ गई है, 3 दूना 6 हो गई, तो 6 दूना अब कितना हो जाएगी, 12000। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, कितना हो जाएगी, 12000। ठीक है, तो ये 12000 जो आएगी राशि, वही राशि हमारी आंसर कहलाएगी। अब समान समय है, 2 वर्ष में 2 गुना हो गई, फिर 2 वर्ष में कितना हो जाएगी, 2 गुना, तो समान समय में समान गुना होगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्क एंड टाइम का दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, बी की तुलना में ए लेता है। अब देखिए ए है और बी, जो अगर हम टाइम की बात करें, यहाँ पे यदि हम टाइम की बात करें तो क्या कहता है, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। 50% मतलब हुआ 150, या तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, एक की भाषा में यदि हम कहें तो ये कितना समय लेता है, 1.5 समय लेता है, और ये कितना समय लेता है, ये 1 समय लेता है। मतलब क्या है, 1.5 गुना समय लेता है ये, 1.5 गुना मतलब 50% अधिक लेता है, या तो हम इसको ये भी कह सकते हैं जैसे 50% अधिक लेता है, ये 50% हो गया, 50% अधिक लेता है, तो 50% का यदि हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 ही आएगा, तो ये कितना लेता है, इतना गुना समय अधिक लेता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही से है कि इतना ये समय लेता है, ए लेता है 1.5 और बी लेता है 1, तो जो ये टाइम हमारा यहाँ पे होता है, जैसे चाल वाले में आप देखे होंगे, जो चाल होती है वो समय का उल्टा होती है, और समय जो होता है वो चाल का उल्टा होता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होता है, वर्क एंड टाइम, जो समय होगा इसका उल्टा क्या होगा, क्षमता, जो कार्य क्षमता होगी उसके अनुपात में होगा। जैसे कि यहाँ पे 50% अधिक समय लेता है, तो ये लेता है, अगर हम कैपेसिटी की बात करें, यहाँ पे कैपेसिटी इनकी निकालें, तो ये 1.5 गुना 1.5 दिन लेता है, मतलब 1.5 गुना समय लेता है, और ये 1 गुना समय लेता है। ये 1 गुना जब समय लेता है तो ये कितने कैपेसिटीज काम करता है, ये वाला कैपेसिटीज काम करता है 1.5 कैपेसिटीज काम करता है, ये 1 कैपेसिटी। जब ये 1 कैपेसिटीज काम करेगा तो ज़्यादा दिन लेगा, और ये 1.5 गुने कैपेसिटीज काम करेगा तो कम दिन लेगा।
तो ये कैपेसिटी का अनुपात निकलता है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसी से हम सवाल सॉल्व करेंगे। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, दोनों क्या करते हैं एक साथ, मतलब एक कैपेसिटी प्लस 1.5 बराबर कितना हो गई 2.5। अगर 2.5 कैपेसिटी से ये करते हैं तो कितना लेते हैं 27 दिन। ठीक है, 2.5 कैपेसिटी से यदि ये सॉल्व करते हैं, काम करते हैं तो 27 दिन लेते हैं। तो बी को अकेले इसमें कितना समय लगेगा, तो बी को अकेले, बी का कितना है कैपेसिटी 1.5, तो 1.5 से यदि ये इसको काम को करेगा तो कितना समय लेगा, 27 हो गया गुणे 1.5 बटे 2.5, दशमलव दशमलव कैंसिल कर दिए हम, बचा कितना 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15। ठीक है, तो ये आ गया। अब 27 पे यदि हम गुणा करेंगे इसको, 5 × 3 = 15, तो आप इसको ये देखिए, ये जब भी कैपेसिटी की हम बात करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देख लगाइएगा यहाँ पे। जैसे 2.5 कैपेसिटी से कर रहा है तो कितना दिन लग रहा है 27। अब बी का कह रहा है 1.5, 1.5 कैपेसिटी से यदि ये करेगा तो कितना दिन लगेगा, आप ये बताइए। जब 2.5 अर्थात 2.5 कैपेसिटी से कर रहा है तो 27 दिन लग रहा है, कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है। जब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, 2.5 गुना है, तो वो 27 दिन में कर रहा है। अब 1.5 कैपेसिटी से करेगा तो 27 से क्या होगा, अधिक समय लगेगा। जब कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी तो ज़्यादा समय लेगा। मतलब क्षमता, कहने का मतलब हमारी क्षमता जैसे 1 है, तो 1 से हम करेंगे तो 5 दिन में करते हैं, और 2 क्षमता से उसी को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे हम, 5 से कम में करेंगे। या तो हम उल्टा कह लें कि 2 क्षमता से कर रहे हैं तो 10 दिन लग रहा है, 1 क्षमता से करेंगे तो अधिक समय लग जाएगा। मतलब जो 2 से लग रहा है और 1 पे करने पे अधिक समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2.5 से कर रहे हैं 27 दिन लग रहा है, 1.5 से करेंगे तो कितना लग जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2.5 और 1.5, क्योंकि कैपेसिटी कम हो गई तो दिन अधिक लग जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 3 × 9 = 27, बराबर क्या हो गया 9 × 5 = 45। टोटल कितने दिन लग जाएंगे 45 डेज। कितने दिन 45 दिन। आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये कैपेसिटी आप ध्यान दीजिए, जब आपकी क्षमता 2.5 गुना है तो 27 दिन लग रहे हैं। अब उसी काम को हम कर रहे हैं 1.5 गुना कैपेसिटी से, तो क्या होगा, समय अधिक लग जाएगा, क्योंकि क्षमता हमारी कम हो गई तो समय अधिक लगेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। एक महिला 25,220 उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम सॉल्व किए थे सेकेंड मीटिंग 23 जो है, मतलब 23 तारीख के सेकेंड मीटिंग वाला पेपर जो सॉल्व किए थे, सेम वैसा ही क्वेश्चन। वहाँ 2 साल के लिए पूछा था, यहाँ 3 साल के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 5% ज़्यादा है, इसको यदि हम तोड़ेंगे तो 1/20 हो जाएगा। यहाँ से हम बढ़ाएंगे तो 21 हो जाएगा, और यहाँ 20। तो हमारा धन कितना है 20 है, और वो कितना जा रहा है 21। ब्याज सहित मिलके क्या हो जा रहा है 21 हो जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 20 धन है और 21, तो ये फर्स्ट ईयर हमारा क्या हो गया 20 धन कितना हो जा रहा है 21 हो जा रहा है। और सेकेंड ईयर की यदि हम बात करें तो समान समय में समान गुना धन बढ़ेगा। एक साल में 20 है तो दूसरे साल में कितना हो जाएगा, समान गुना हो जाएगा। तो 20 है तो 20 भी संयम कितना हो जाएगा 400। ठीक है, 400 धन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 441। और थर्ड ईयर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर हमारा हो जाएगा तो 20 भी संयम 400 हो गया, और 420 हम कितना हो जाएगा 8, ये 8000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 सीधा गुणा हो रहा है 20 का, फिर 20 का गुणा हो रहा है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 21 का गुणा होके आ जाएगा। 21 से कम 21 की 1, 2 आया 84, 84 2 86, 8 आ गया 84, 84 8, 84 8 कितना हो जाएगा 92। ठीक है, तो ये आ गया आपका 9261। ये आपका इतना आ गया। अब आप लोग ये देखिए, ये किस्त है, इधर क्या है इंस्टॉलमेंट, इसको क्या हम बोलेंगे इंस्टॉलमेंट। ये हमारी क्या होती है इंस्टॉलमेंट, और ये हमारी क्या होती है पी अर्थात मूलधन।
ठीक है। तो मूलधन होती है, तो ये हमारी मूलधन है और ये इंस्टॉलमेंट। अब हम क्या करेंगे इस पे, ये 21,441 है। कभी भी आपकी इंस्टॉलमेंट अलग अलग नहीं होती है। फर्स्ट साल हम जितना देंगे, पहले साल जितना देंगे उतना ही दूसरे साल देंगे, उतना ही तीसरे साल, जितने साल के लिए बनेगी सभी सालों में हम समान इंस्टॉलमेंट भरेंगे, अर्थात किस्त भरेंगे। तो 21 का गुणा हुआ उधर तो 21 का गुणा इधर, क्योंकि इसको हमें समान करना है। तो यहाँ 21 गुणे 21 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 21 गुणे 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 400, ये दोनों हो जाएगा 441 हो गया। अब इस पे हम 20 के यदि गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और पीछे लिख लेते हैं तो थोड़ा सा हमें समझने में आसानी होगी। फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है। अब 441 में यदि हम 20 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 8,820। यहाँ पे यदि हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो हो गया। अब 4 एक कम 4, 4 गुना 8, ये हो गया। और इधर क्या हो गया, ये बराबर हो गई इसके, ये बराबर हो गई इसके, मतलब तीनों आपस में बराबर हो गई। तो इससे हमें लेना देना नहीं है। ये क्या कह रहा है, इस पे क्या कह रहा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज कितना समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है और 3 वर्ष बाद समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है, तो इस पे केवल किस्त पूछ रही, प्रत्येक किस्त, एक किस्त का मान। तो एक किस्त हम यहीं रखे रहेंगे और बाकी को हम छोड़ देते हैं, केवल हम इसको ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, अर्थात 20, ठीक है। 4 हो गया, 8 4 12 की 2 हो गया और 1 आ गया, 8 3 24 हो गया, 24 1 25, ठीक। तो ये हमारी क्या आ गई, मूलधन। इतना टोटल हमारा क्या आ गया, मूलधन। मूलधन का मतलब जितना उधार दी गई है धनराशि वो आ गई 25,220, 25,220 कितने गुना है ये, 25,220 के 220 इतनी धनराशि दी गई, तो मतलब क्या है, 1 गुना। 1 गुना है तो ये हमारी किस्त कितनी हो जाएगी, 1 गुना, मतलब 9,261, 9,261 हमारा किस्त हो जाएगी। तो अर्थात बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस्त हमारी प्रत्येक किस्त कितने की बनेगी, 9,261 की किस्त बनेगी। 3 साल देना पड़ेगा, 9,261, 9,261, 9,261, ठीक है। तो वो हमारी किस्त हो गई। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, जब भी क्वेश्चन पूछेगा बहुत ही नॉर्मल पूछेगा, आप थोड़ा सा गुणा करिएगा यहाँ और आपका आंसर आ जाएगा, या तो 1 गुने पे मिल जाएगा या तो 2 गुने पे मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी बनाते हैं तो बस 1 या 2 गुने पे मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, चल रहा है, और 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल क्या है। तो आपको मैं पहले ही बताया हूँ, पहले ही वीडियो में इसको बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो टोटल चाल, स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल, यहाँ लिख लेते हैं हम औसत चाल। औसत चाल का जो फार्मूला लगता है, क्या लगता है, कुल दूरी, कुल दूरी बटे क्या लगता है, कुल समय, कुल लगा समय, और रास्ते में जितना भी समय लगेगा वो टोटल हम ऐड करेंगे, तो ये हो गया। तो औसत चाल तो है ही है। अब हम कुल दूरी ज्ञात करेंगे, कितनी दूरी है, 600 किलोमीटर, फिर 800 किलोमीटर, 600 800 और कितनी हो गई, 100 किलोमीटर, टोटल कितनी हो गई, 8 से 14 हो गई और 100 15 हो गई, तो टोटल दूरी हमारी कितनी हो गई, 1500 किलोमीटर बटे। अब हम क्या करेंगे, अब समय हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें समय निकालना है, तो समय हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि समय तो दिया नहीं है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी में अगर हम चाल का भाग दे देंगे तो हमें समय मिल जाएगा। तो हमारी पहली दूरी कितना है, 600 किलोमीटर है, तो इस पे चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहला समय मिल गया। अब दूसरा समय 800 बटे चाल कितनी है इस पे, 400 किलोमीटर, तो 400 को भाग दे देंगे तो ये हमारा दूसरा वाला समय मिल गया। अब तीसरा कितना है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर किससे जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो 50 से भाग दे देंगे तो ये हमारा तीसरा समय मिल जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, औसत चाल। यदि हम सॉल्व करें इसको तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 4 एक 50, 4 दूना 8, 2 आ गया, और 50 दूना 100, ठीक है। अब इसको करेंगे 4 एक कम 4 दूना 8 आ गया, और 15 चौके 60, 15 बटे 2, तो यहाँ क्या बन गया हमारा, 1500 बटे, ये बन गया 15 बटे 2
प्लस 2 प्लस 2, मतलब ये 4 हो गया। अब हम एलसीएम 2 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1500 बटे ये 15 हो गया, और ये 2 दूनी 4 हो गया, और 2 एलसीएम 4 दूना 8 हो गया, ठीक है, बटे 2। अब बटे का बटे ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1500 गुणे 2 बटे 23, 15 8 23, ये हमारा क्या हो जाएगा 300, टोटल 3000, ठीक है। 1500 का 3000 हो जाएगा और बटे 23 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे कैसे दिया है, सही बटे में दिया है तो हम इसको क्या करेंगे सही बटे में लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है, इसको डालते समय थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ये क्या है, ये सही लगा हुआ है, ठीक है, और ये बटे में है, ये सही है और ये अंश है, ये हर है, ठीक है। इसमें भी ये सही लगा हुआ है, ये बटे में है, ये अंश है, ये हर है, और ये सही में है, ये अंश है, ये हर है। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है तो इसको मैं बता दूं क्या लिखा हुआ है, 130 सही 10 बटे 23, ठीक है, और ये 62 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 65 सही 5 बटे 123, और ये क्या है 60 सही 5 बटे 13, ठीक। तो आपको अब इसको सॉल्व ही नहीं करना है, आपका आंसर आ चुका है। कैसे आ चुका है आप देख लीजिए, यहाँ पे 123 बटे में दिया है, यहाँ 13 दिया हुआ, आपका क्या आ रहा है 23 आ रहा है। 23 वाला ऑप्शन आपका क्या है ये। आपको पता है कि केवल सही बटे में ही आएगा, ये सही में आएगा, अंश में आएगा, हर में आएगा, तो इसका मतलब 130 सही 10 बटे 23, आपका बी ए नंबर आंसर आपका बिल्कुल क्लियर है। तो आप इसको लिख सकते हैं, भाग भी देके आप निकाल सकते हैं, 123 आएगा, 123 में 10 बचेगा, तो वैसे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कार्य को 120 दिनों कर सकता है, ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। अब ये जो कुशल की बात कर रहा है ये क्या है कार्य क्षमता, ये क्षमता की बात कर रहा है। बी ए से 60% अधिक कुशल है। जब ए जो है एक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है एक, ठीक है, कह रहा बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी जो है 1.6, ठीक है, 1.6 का मतलब 60% अधिक कार्य कुशल का मतलब क्या हो गया 160, 60% अधिक का मतलब 160 हो गया, 160% का मतलब 100 आ गया, तो इसको हम करेंगे तो 1.6, ठीक है। तो 1.6 ये कार्य कुशल है, ये एक इसकी एक कैपेसिटी है, इसकी 1.6 कैपेसिटी कह क्या रहा है ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में एक कैपेसिटी से कर रहा है, कितने दिनों में 120 दिनों में कर रहा है। उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिनों में कार्य करेगा, तो ये 1.6 कैपेसिटी से यदि कार्य करेगा तो कितने दिनों में कार्य करेगा। ये एक कैपेसिटी से काम कर रहा है तो 120 दिन लगता है, ये 1.6 कैपेसिटी से यदि काम करेगा तो इसको कितना दिन लगेगा कम दिन लगेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा कैपेसिटी में कर रहा है, तो इसको लगेगा 1.6 गुणे कर लेंगे हम। अब देखिए गुणा किस लिए लगा रहे हैं, यहाँ दशमलव है तो ऊपर हम 10 का गुणा कर देंगे और नीचे से हम दशमलव हटा देंगे, ठीक है। तो 10 का नीचे भी गुणा किए, दशमलव हट गया, बचा क्या 16, 4 चौक 16 हो गया, अब 4 तियाँ 12 हो गया, 30 आ गया। अब इसको भी काट देंगे, 4 एकम 4 और 15 दूना 30, ये कितने बार कट गया 15 बार, ठीक है, और 2 शेष रहेगा, 2 पंचे 10, मतलब ये हो गया 15 पचे 75, ये क्या आ गया 75 दिन, तो कितने दिन में करेगा भी 75 डेज, तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है, आप कैपेसिटी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसकी कितनी कैपेसिटी है, अगर अधिक कैपेसिटी है तो मतलब कम समय क्या लेगा कम लेगा, कम लेगा तो हमें करना क्या रहेगा बटे में रखना होगा, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसके लिए कम समय चाहिए, कम दिन चाहिए, तो उसको हम नीचे रख देंगे तो हमारा वैसे भी कम दिन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, देख लेते हैं फिर से यहाँ पे 4, 6, 8, 10 और 12। मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रखा है कि एलसीएम यदि आपको लेना है तो एलसीएम के लिए यहाँ पे हमें वो सब नहीं करना है। आप देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 4 से कट सकती है, मतलब 4 कैंसिल हो जाएगी, 8 है, तो हम 8 ले लेंगे। 8 में हमारा क्या आ जाएगा 4 और 2, 4 दूना 8 आ जाएगा और 2। अगर हम इसकी बात करें तो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच के आ जाएगा 3,
और इसकी बात करें 4 से कैंसिल होगा 3 बच जाएगा, इसकी बात करें तो 4 से कैंसिल होकर 5 बच जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या आया हमारा 8 आ गया, और हम किससे डिवाइड कर सकते हैं 3 से, और किससे डिवाइड कर सकते हैं 5 से। ठीक है, तो हम इतने से डिवाइड करेंगे तभी ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। इतने का ये क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ये एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 हो गया, 40 तियां 120, 120 आ गया। अब जो ये 120 आया है तो ये पूरी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। जब भी हम डिवाइड करेंगे तो पूरी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 3 शेष लाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 इस पे जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 123। अब 120 जब सभी संख्याओं से डिवाइड होगा पूरा पूरा और 123 हो गया, 3 अधिक हो गया, तो हमारा शेष क्या बचेगा 3। हर स्थिति में हमारा शेष 3 बच जाएगा। तो हमारी संख्या क्या बन गई 123। 123 हमारी संख्या क्या है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है 12, 18, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्ग ज्ञात कीजिए। अब इसका लघुत्तम समापवर्ग ज्ञात करने के लिए आया था, तो इसको आप देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सेम प्रोसेस वही करना है, 18 हो गया, 20 हो गया और 25 हो गया। सबसे पहले हम ये देखेंगे छोटी छोटी संख्या कौन सी है। 4 है, 4 के 12 हो गया, 2 से 2 9 18 हो गया, 2 से 10 हो जाएगा। लेकिन हम काटे कितने से हैं 4 से काट रहे हैं। यहाँ पे हम 4 से काट रहे हैं मतलब 4 पहले रख लेंगे, तो 4 हो गया। ये 2 से कटेगा, कट गया, ये 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20 हो गया। ये 25 आपका नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा डायरेक्ट 25 से कटेगा। ठीक है, 5 से भी कटेगा, लेकिन 5 से एक बार काटेंगे फिर दोबारा काटना पड़ेगा, तो हम 25 ही लेंगे इसको। तो ये क्या होगा 25। ठीक, अब बच क्या रहा है 25 में ये भी चला जाएगा, 3 बच रहा है, 9 बच रहा है। अब 5 से तो 9 कटेगा नहीं, 3 भी नहीं कटेगा, तो 3 से हमें काटना पड़ेगा, लेकिन 2 बार काटना पड़ेगा तभी 9 कटेगा, तो मतलब 9 ले लेते हैं हम यहाँ। तो क्या हो जाएगा 9। तो 25 चौके 100, 100 नयम 900, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 900। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेम ऐसे आप काट सकते हैं, एक लाइन में हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन है यदि केले को ₹50 में 60 की दर से खरीदा जाता है और ₹60 में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। मैं इसको आपको बता दूं, सबसे पहले हम क्या रखते हैं थिंग्स, फिर रुपीज़ रखते हैं। तो थिंग्स हमारी कितनी है 60 है, रुपया कितना है 50, सेकेंड वाले पे कितना है, ये हमारा क्या है सीपी है। ठीक है, और एसपी हमारा कितना है 50 थिंग्स हैं, और रुपये कितना है 60, ये हमारा एसपी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले एक तरीका ये बताया था मैं, सबसे पहले ये करते हैं, छाछन कितना हो जाएगा 3600, कितना हो गया 3600, फिर माइनस करेंगे, फिर इसको करेंगे कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, फिर बटे कर लेंगे, बटे फिर हम नीचे वाले को ही नीचे रखते हैं, कितना आ जाएगा ये 2500, फिर इंटू 100, तो यही हमारा क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत, जितना भी आ जाएगा वो हमारा लाभ आ जाएगा। यदि माइनस में ये बनेगा तो हमारा हानि हो जाएगी। ठीक है, तो 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 कैंसिल कर लेंगे। अब 36 में से 25 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 36 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 11। ठीक है, 11 आ गया, 11 बटे 25 हो गया, गुणे 100। अब 25 से कम 25, 25 चौके 100 बराबर कितना आ गया 44%। 44% आपका क्या आ गया लाभ, अर्थात डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है, आप या तो ऐसे निकाल लीजिए या तो एक एक का करके निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, अगर एक का निकालेंगे तो 50 हो गया, 50 बटे 100, एक वस्तु कम मूल्य ज्ञात हो गया सीपी, और एसपी ऐसे ही ज्ञात करेंगे तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 60 बटे 50। ठीक है, अब हमारा एसपी ज्ञात हो गया, सीपी ज्ञात हो गया। अब हम करेंगे एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100 करके वहाँ से निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं आपको पहले ही बताया हूँ, यहाँ पे कई बार बोल चुका हूँ मैं, और कई बार मैं ऐसे क्वेश्चन करा भी चुका हूँ। जब 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य और कुछ ही दिया हो, कुछ पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ जो पुस्तकें क्रय मूल्य हैं, विक्रय मूल्य की पुस्तकें जो होंगी वो क्रय हो जाएंगी, और क्रय मूल्य वाली क्या हो जाएंगी विक्रय हो जाएंगी। तो यहाँ से सीपी क्या हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा, और सॉरी एसपी हमारा 72 हो जाएगा, सीपी हमारा
60 हो जाएगा, क्योंकि ये क्रय में विक्रय मूल्य में लगा हुआ, तो ये क्रय मूल्य बन जाएगा और क्रय मूल्य वाला विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है, 12 का लाभ कमा रहा है, 12 का लाभ कमा रहा है, तो क्या कर रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, 12 का लाभ कमा रहा है कितने में, 60 इंटू 100। तो 12 एकदम 12, 12 पंचे 60 और 5 बीसा 100, मतलब 20% का लाभ। आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब भी आता है ऐसे, तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन आपको बनता है कि कितना पानी मिला दिया जाए कि इतने अनुपात में हो जाए, या फिर क्या कर दिया जाए, दोनों मिश्रण को कितने अनुपात में मिला दिया जाए कि इतना अनुपात बन जाए। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला क्या दिया है, 3/5। ठीक है, 3/5 दिया है, दूसरा दिया है 6/1 और तीसरा दिया है 1/1। तो इसको हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पूरा मिश्रण हमारा यहाँ से कितना बन जाएगा, 5 3 8, यहाँ से टोटल मिश्रण हमारा क्या बन जाएगा, 6 1 7, यहाँ से 1 1 2। ठीक, टोटल मिश्रण बन जाएगा। तो या तो हम अब पानी की मात्रा ले लें, या तो हम दूध की मात्रा लेके निकाल लें, या तो पानी की मात्रा, किसी की भी मात्रा लेंगे तो हमारा आंसर सेम आ जाएगा। तो 3 बटे टोटल मिश्रण हमारा कितना बना है, 8। ठीक है, तो यहाँ से 5 हटा के हम 8 रखेंगे, क्योंकि ये बटे में दिया था। अब 6 लिए हैं, जहाँ जिधर हम 1 लेंगे, जैसे कि यहाँ हम दूध की मात्रा लिए हैं तो यहाँ भी हम दूध की लेंगे, यहाँ भी दूध की लेंगे, तब हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, और यदि यहाँ हम पानी की लेंगे तो पानी पानी पानी, सब जगह पानी की मात्रा लेंगे। यहाँ क्या है, 6, तो 6 ले लिए। अब टोटल मिश्रण हमारा कितना है, 7। ठीक है, 7 हो गया। अब इसमें क्या है, 1 पानी है, 1 दूध है, और टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण से भाग देंगे 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, रूल ऑफ एलिगेशन लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया। अब देखेंगे ये यहाँ 8 है, तो इसको भी 8 बना लेंगे, 4 का गुणा ऊपर करेंगे 4 का नीचे, तो 8 हो गया और 4 हो गया, 4 में से 3 गया, कितना आ गया, 1, 1 बटे कितना आ गया, 8। अब इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 7 है, तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 और 7 का एलसीएम 14 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया और 7 एकम 7, 12 में से 7 गए, कितना आ जाएंगे, 7 5 12, 5/8। ठीक, तो ये 8 सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 14 आएगा। एलसीएम हम यहाँ क्या ले रखे हैं, 14। ठीक है, यहाँ 14 एलसीएम है और यहाँ 8 एलसीएम है, तो इसको हम काटेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 4 आ गया और ये आपस में अनुपात में, इधर 4 है, इधर 7 है। तो इसको हम कैसे बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए हम दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके ऊपर गुणा कर दें। एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है कि यहाँ पे जो बटे में है इसका यहाँ गुणा कर लें, इसका यहाँ गुणा कर लें, तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 अनुपाते 7 एकम 7। ये हमारा क्या आ जाएगा, अनुपात, नए अनुपात हमारा 20:7 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा कि इस अनुपात में मिलाया जाए सामग्री को, जिससे हमारा अनुपात 1:1 के अनुपात में प्राप्त हो जाए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। एक सेब की कीमत 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत। आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये आपका सबसे बढ़िया तरीका, जितना रुपया हो रुपया रख दीजिए, और जितना सेब कम या ज़्यादा हो, वस्तु कम या ज़्यादा हो, आप उससे भाग कर दीजिए। और आप देखिए कितना परसेंट कह रहा है, 20% की कमी, 20% की कमी है और घटी हुई मूल्य पूछ रहा है। तो 20% की कमी है तो 20 ऊपर रख दीजिए, सीधा सीधा जितने परसेंट की कमी करे या बढ़ोतरी करे उतना रख दीजिए। अब क्या कह रहा है, कमी कर रहा है, तो कमी हम करेंगे, क्या कह रहा है, घटी हुई मूल्य। अब घटा हुआ मूल्य क्या है, 100, 100 से भाग देंगे तो घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। और जो पहले वाला मूल्य था उसको अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से 20 घटा देंगे, क्योंकि हानि हो रही है, कम किया जा रहा है, तो ये 80 आ जाएगा। यदि ये 80 आ जाएगा तो इसका ये एक्चुअल रेट आ जाएगा, एक्चुअल मतलब वास्तविक रेट आ जाएगा, जितना रेट पहले था। और यदि घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, घटी हुई कीमत पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 करेंगे, क्योंकि फिगर हमारा यहाँ नीचे क्या हो जाएगा,
बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो कम वाला मूल्य हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये तो इतना हो गया, लेकिन कह रहा है प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या होगी। घटी हुई कीमत प्रति दर्जन में पूछ रहा है तो 12 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 12 ही दर्जन होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये काट देंगे, ये कट जाएगा और हमारा 100 आ जाएगा। 100 आने के बाद क्या करेंगे, 54 गुणे 2। यदि हम 2 का गुणा कर दें 54 में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 5 दूना 10, 108 आ गया, और गुणे 12 बटे 100। ठीक है, अब ये बटे 100 आ गया। अब अगर हम चाहें इसको तो क्या कर सकते हैं, 100 हटा के यहाँ से दशमलव कर सकते हैं, 1.08 गुणे 12। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96। ठीक है, और 12 एकम 12, मतलब कितना आ गया ये 12.96। तो क्या हो गया 12.96, आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका और भी है जिसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे 54 है, 54 रुपया हमारा क्या है, कीमत आई है। ठीक है, घटा हुआ मूल्य आया, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये 1/5 है इसका, तो 1/5 हम निकालेंगे, 1/5 निकाल लेंगे। ठीक है, 1/5 जब भी हम निकालेंगे तो कमी मूल्य आएगा, जितना कमी की गई है उतना मूल्य आएगा। ये कितने केजी में है, 10 एप्पल में है। ठीक है, 10 एप्पल में इतना आ रहा है, फिर 10 एप्पल में कितना आ जाएगा, 10 एप्पल को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54/5 आ गया, 54/5 आ गया। अब ये 10 एप्पल था तो इसको हम क्या कर लेंगे, 1 एप्पल को निकाल लेंगे, 1 एप्पल के निकाल लिए तो कितना आ गया ये 1/10। ठीक है, 1/10 आ गया। अब यदि इसी की बात हम करें तो ये क्या पूछ रहा है, कीमत पूछ रहा है, दर्जन में पूछ रहा है। जब दर्जन में पूछ रहा है तो 12 एप्पल का मान निकाल लेंगे हम बस, तो यही आ जाएगा 54/5 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 12। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा मान आ जाएगा, सेम मान वही है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम वैसे ही है। यदि इसको काटना चाहें हम तो 2 कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ हमारा, और ये 10 तो कट ही गया है तो 5 आ जाएगा यहाँ, 5 गुणे 10 बन जाएगा, 12 गुणे 54 बन जाएगा। सेम हमारा ये पैटर्न बन गया। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि इसकी कीमत घटी हुई रिड्यूस कीमत आ जाएगी। जब इसका मान आ जाएगा घटा हुआ तो यहाँ हम ये भी करते हैं, जब इसकी घटी हुई कीमत है तो ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं क्वांटिटी भी इसके जस्ट अपोजिट होती है। तो आप ऐसे लगाइए, सीधा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 19वां क्वेश्चन, एक कारखाने में 60% श्रमिक और 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 60% जो श्रमिक हैं वो 30% की अधिक आयु के हैं। इनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं। ठीक है, तो कारखानों में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। अब आप देखिए, एक कारखाने में 60% श्रमिक है, माना टोटल क्या है 100 है। ठीक है, तो कारखाना में 60% क्या है, श्रमिक है, 60% क्या हो गया, श्रमिक हो गया। अब वो भी 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ये कह रहा है 30 वर्ष प्लस आयु के हैं, एज। ठीक है, तो अब कह रहा 75% पुरुष हैं। अब कह रहा 60% श्रमिक हैं जो कि इतने आयु के अधिक हैं। अब 75% क्या है, 75% इस पे पुरुष निकल आए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, श्रमिक। अब 75% क्या हो गया, इस पे पुरुष हो गया, तो इसको हम परसेंट ना मान लेके हम सीधा मानेंगे कि 100 है। ठीक है, 100 में 60 आ 100 में 60 हो गए और 75% इस पे पुरुष हो गए। जब 75% पुरुष हो गए तो इस पे क्या कह रहा है, और शेष महिलाएं, महिलाओं से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष हों, 135 पुरुष हों, तो 60 का यदि हम 75% निकालेंगे हम 60 का, तो कितना आ जाएगा, 75% ये आ गया, और काटेंगे भी तो क्या हो जाएगा, 5 5 एकम 5, 5 पचे 25, 15 पचे 75 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, और ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आया 45, ये 45 आ गया। 45 में क्या दिया हुआ है, 135, 135 क्या है, पुरुष है। तो पूछ क्या रहा है, तो कारखाने में श्रमिकों की संख्या, कुल श्रमिक हमारे कितने हैं कारखाने में, 60 हैं। ठीक है, 60% है, तो इस पे हम निकाल लेंगे 60 का, तो क्या आ जाएगा 135 बटे 45 गुणे 60। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको आप काट सकते हैं, आराम से काट लीजिए, 15 3 45, 15 चौके
तो 60 हो जाएगा। और 3 से यदि हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 हो गया, 3 पचे 15, 45 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 की 0 हो गया, और 4 चौक 16, 2 18, 180। 180 आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। तो ये आपका ऐसे लगेगा, ठीक है। 60 आ गया, 60 में 75% हम निकालेंगे, कितने पुरुष आ गए, 45% पुरुष, 45 पुरुष आ गए। 45 किसके बराबर है, 135 के बराबर है, ठीक है। 45% 135 के बराबर, तो 60% का मान निकालेंगे तो 180 आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये। एक महिला ने कहा, यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी। वह बड़े और उसकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है, ठीक है। तो आदमी की आयु क्या होगी। तो आप ये देखिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा इसको समीकरण बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन समीकरण आपको बन जाएगा तो आंसर भी आराम से आ जाएगा। तो हम इसको समीकरण ना बना के सीधा हम टैली करा लेते हैं। एक 45 है, एक 54 है। यदि इनके अंकों को हम उलट दें तो 45 से क्या बन जाएगा, 54 बन जाएगा, ठीक है। तो 45 से यदि हम 54, 45 मान लीजिए ये फीमेल है, महिला है, और इसका हस्बैंड जो है मेल है, उसकी क्या हो जाएगी 54। अंकों को यदि पलट दिया जाता है तो क्या होता है, हस्बैंड बन जाता है, मतलब इसके पति की आयु आ जाती है, ये एज आ जाती है, हस्बैंड की एज आ गई। अब ये कह रही है कि दोनों का अंतर, उनकी आयु के बीच का अंतर, अब इनकी दोनों के बीच के अंतर कितना है, 9 का अंतर है, ठीक है, 9 का अंतर है। 9 का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। इन दोनों का योगफल यदि हम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उनके योग का 11वां हिस्सा, इसका यदि हम 11वां हिस्सा करेंगे तो क्या आएगा, 9। इसका मतलब ये हमारा 9 प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सही कॉम्बिनेशन। ये महिला की आयु हो गई, ये पुरुष की आयु। आदमी की आयु क्या होगी, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर 54। यदि हम 36 और 63 को लेके हम चेक करना चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं। 36 और 63 हो गई, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, और इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा देखने में। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, आप देख लीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर काफ़ी आ रहा है। और इसका यदि हम देखें तो 6 3 9 हो गया, और 6 3 9 हो गया, ठीक है, 99 आ गया। अब इसका 11वां हिस्सा यदि हम ज्ञात करेंगे तो क्या आना चाहिए, 9 9 आना चाहिए, लेकिन इसका अंतर कितना आ रहा है, ये 13 हो गया, और 7 आ गया, 5 27, इसका अंतर 27 आ रहा है, अर्थात 11वां हिस्सा बराबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, चेक करने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या कह रहा है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना और 15 ने गणित चुना है, परंतु जीव विज्ञान नहीं। अब जिन्होंने गणित चुना है वो जीव विज्ञान नहीं चुना। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि केवल जीव विज्ञान चुनने वाले 20 छात्र हैं, और केवल गणित चुनने वाले 15 छात्र हैं। यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या तो जीव विज्ञान, या गणित या जीव विज्ञान, या दोनों को चुना है, या फिर दोनों को चुने हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना है। टोटल छात्र हमारे कितने हैं, 40, ठीक है, 40 छात्र हैं। अब क्या कह रहा है कि 20 छात्र केवल गणित चुन रखे हैं, 20 छात्र केवल जीव विज्ञान चुन रखे हैं, और 20 छात्र क्या चुने हैं, 15 छात्र क्या चुने हैं, गणित, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब जो शेष बच जाएंगे 40 छात्रों में, जो शेष बचेंगे वो क्या किए हैं, मतलब सभी कुछ ना कुछ चुने हैं। अब ये तो केवल हो गए, जो शेष बच गए वो दोनों सब्जेक्ट को चुन रखे हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 40 हो गया, माइनस हो गया, ये 35 हो गया। अब इसको यदि हम माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 5% बच्चे ऐसे हैं, मतलब 5 बच्चे ऐसे हैं जो गणित और जीव विज्ञान दोनों चुने हैं। आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया, ठीक है, 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया। अब ये कह रहा है कि एक सर्वेक्षण हुआ है, एक सर्वेक्षण में कुल उत्तरदाता कितने थे, 500, ये 500 उत्तरदाता थे। अब इसमें क्या कह रहा है, 40% 60% लोगों ने, यहाँ 100% है यदि लोग, तो 100% लोगों में 60% लोगों ने क्या किया, 60% ने चुना क्या,
विकल्प ए, ये विकल्प चुन रहे हैं तो क्या चुन रहे हैं, ए विकल्प। और 40% लोगों ने क्या किया, विकल्प बी विकल्प चुना, ठीक है 40% लोग। अब क्या रहा है, 40% लोगों ने विकल्प बी चुना। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे, टोटल उत्तरदाता कितने हैं, 500 उत्तरदाता हैं। अब उत्तरदाता 500 हैं तो कितने लोगों ने विकल्प ए चुना। अब 500 उत्तरदाता तो हैं, लेकिन विकल्प ए चुनने वाले कितने हैं हमारे, 60%। तो हम क्या करेंगे, 60% इसका निकाल लेंगे, जितना भी आएगा वो विकल्प ए चुनने वाले हैं। 56 से 30 हो गया, अर्थात 300। आपका आंसर क्या आ गया, 300। 300 लोगों ने क्या किया, विकल्प ए का चुनाव किया, और 500 में 200 बच गए, 200 ने कितना चुनाव किया, विकल्प बी का चुनाव किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये क्या कह रहा है, ये जो डिफरेंस, एक डिफरेंस का चिन्ह ऐसे होता है, तो ये जो डिफरेंस का चिन्ह बना हुआ है एज अ डिफरेंस, जो डिफरेंस के चिन्ह की तरह है या डिफरेंस का चिन्ह है, तो उसका मतलब क्या होता है, पहले वाले का वर्ग प्लस बी, ठीक है। और ये जो बना हुआ है स्क्वायर, ये स्क्वायर का चिन्ह भी कहलाता है, कहीं कहीं ऐसे भी करके 2 दे देता है तो उसकी स्क्वायर मानते हैं। जो स्क्वायर का चिन्ह बना हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, इस पर हम बी का वर्ग करते हैं और ए जोड़ देते हैं। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। तो इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे पहले, 3 त्रिका 9, क्योंकि ये सेम दिया है, 3 त्रिका 9 हो गया, प्लस और बी वाला हम जोड़ देंगे, तो ये जुड़ गया, ठीक है। अब स्क्वायर की तरह लगा देंगे तो अब इस पे क्या करते हैं हम, बी वाले को, इसको बी मान लेंगे, ये तो ए हो गया, टोटल 15 हो गया, और ये हो गया 2। तो इसका हम बी वाले का क्या करेंगे, वर्ग, इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो गया, प्लस ए को जोड़ देंगे, 15 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 15 4 19। इसमें कुछ भी नहीं था, आपका केवल आंसर सही, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है, ठीक है, और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। विकेट कीपर 4 वर्ष बड़ा है। कैप्टन क्या है इसका, कैप्टन है इसका, कैप्टन क्या है, 29 वर्ष, ठीक है, 29 वर्ष का है, अर्थात 29 वर्ष का है। अब क्या कह रहा है, विकेट कीपर इसका जो है वो कितना है, 4 वर्ष बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, 33 वर्ष। ये 33 वर्ष का हो गया। अब कह रहा है यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए, अर्थात इन दोनों की आयु को छोड़ देते हैं, हम नहीं लेते हैं, तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम के औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है। अब 11 सदस्य हैं, मान लिया गया पूरी टीम की औसत आयु क्या हो गई, 11 प्लेयर्स, ठीक है, 11 प्लेयर्स का क्या हो गया, 11 प्लेयर्स की औसत आयु, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु, आयु है ना, आयु माना x हो गई, ठीक है, माना 11 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या हो गई, x, ठीक, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु x हो गई। तो हम क्या करेंगे, 11 की क्या हो गई x, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 2 खिलाड़ियों के यदि हम नहीं लेते तो कितने बच गए, 9 बच गए। और फिर आगे क्या कह रहा है, बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है, 2 वर्ष कम हो जाती है, 2 वर्ष कम कर देंगे हम, पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है जब इन दोनों को नहीं लिया जाता। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कई बार कराया हूँ और पिछली वीडियो में भी कराया हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं सभी की आयु 11 x वर्ष है, ठीक है, पहले की x है, दूसरे की x है, तीसरे की x है, चौथे की x है, सभी की x है। तो यहाँ भी क्या होनी चाहिए थी, x होनी चाहिए थी, इनकी आयु कितनी होनी चाहिए थी, x ही होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है यहाँ पे x नहीं है, ठीक है। तो इनकी अगर जो 2 हट गए इससे, अब आप ध्यान दीजिएगा, जो 2 हट गए मतलब एक 10वां हट गया, एक 11वां हट गया, तो जब सभी की x आयु है तो 11वें की 10वें की क्या थी, x थी, और 11वें की क्या थी, x आयु थी, दोनों की आयु कितनी थी, x थी। तो ये तो दोनों की आयु निकल आई, ठीक है। और जब ये 2 व्यक्तियों को हम हटा देते हैं, इनको दोनों को हटा दिए, अब यहाँ ले लिए, इनको हटा दिए, तो बची कितनी, x - 2। अगर x थी तो यहाँ कितना आना चाहिए था, x ही आना चाहिए था, क्योंकि सभी की x है और 2 x निकल गए, तो क्या आना चाहिए, 9 में भी x ही औसत आना चाहिए आयु का, लेकिन कितना आ रहा है, 2। तो ये जो आ रहा है डिफरेंस, ये 2 व्यक्तियों के जाने से आ रहा है। जो 2 व्यक्ति गए हैं उनका कितना योग है, 9 दून 18 का योग है, ठीक है, 18 का योग है, 9 दून 18 का योग है, क्योंकि 18 योग ये
लेके चले गए इससे, ठीक। तो ये हो गया। अब क्या बचा हमारा, ये जो आता है इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, जो दोनों जाएंगे उनकी आयु का योग आता है। अगर उनकी आयु का योग आता है तो इनका दोनों का योग कितना हो गया, यहाँ से 62 हो जाएगा, ठीक है। ये 62 हो जाएगा। अब सीधा हम सॉल्व कर लेंगे इनको, तो 2x हो गया ये, 2x बराबर, अगर ये 2x हो गया तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर करेंगे, उधर 18 जाएगा तो 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12, मतलब 4 आ गया, और बचा कितना 5, मतलब 4 44, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये तो बराबर क्या आ गया 22, ठीक। तो ये हमारा 22 वर्ष आंसर आ गया, 22 वर्ष हमारा आंसर आ गया। और यदि आपको ये नहीं समझ में आता कि ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसको कई बार आपको बता चुका हूँ, इसीलिए यहाँ बताना जरूरी था कि इससे भी आ जाएगा। और यदि आपको नहीं आ रहा तो आप सीधा सीधा योग निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 11 खिलाड़ियों का योग 11x हो गया बराबर, अब 9 खिलाड़ियों का योग कितना हो जाएगा टोटल, 9 खिलाड़ियों का योग हो जाएगा 9x माइनस 2, क्योंकि ये औसत है, औसत में टोटल करेंगे तो योग आ जाएगा, 11 खिलाड़ियों का योग है, इधर 9 खिलाड़ियों का योग। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 खिलाड़ी 62 उम्र लेके चल रहे हैं, इसको हम या तो इधर से घटा दें तब 9 का आ जाएगा, या तो इधर हम 9 2 को जोड़ दें दोनों की आयु को, तब ये बराबर हो जाएगा। तो इधर हम क्या कर लेते हैं 62 वर्ष जोड़ देते हैं, बात तो वही है। अब इधर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 11x हो गया और 9x इधर आ गया, 9x आ गया, और उधर क्या बच गया 18, माइनस 18 बच गया, और इधर क्या है 62, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2x हो गया, 2x बराबर कितना हो गया 44, 44 x 2 से 2 बराबर कितना 22, ये 22 वर्ष क्या आ गया आपका आंसर, ऐसे भी आ जाएगा। वो समझ में आ रहा है वो करिए, ये समझ में आ रहा है ये करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिलाएं कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं, ठीक है। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक कार्यालय में 30%, माना 100%, टोटल 100 है, 100% है, इसमें 30% क्या है 30% महिला, 30% महिला है तो पुरुष कितने हो गए 70%, 70% पुरुष हो गए। अब 60% महिलाएं, महिला कर्मचारी, अब इसके 60%, इसके क्या हो गए 60%, ठीक है महिला कर्मचारी, और इसका क्या है 40%, 40% पुरुष कर्मचारी, ये मेल हो गए ये फीमेल हो गए, ठीक है, ये फीमेल ये, ठीक। तो ये हो गए इतने हैं। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये तो विवाहित हैं, इतने विवाहित हो गए। अब अविवाहित कितने हो गए, तो यदि 30 में 60 विवाहित हो गए, 60 विवाहित हो गए तो अविवाहित कितने हो गए 40%, ये अनमैरिड हो गए, अनमैरिड, ठीक है। और इसमें अगर 40 विवाहित हो गए तो कितने अविवाहित हो गए 60, 60% क्या हो गए अनमैरिड, अनमैरिड, ठीक है। तो ये हो गए 60%। अब इसको यदि हम ज्ञात करेंगे तो इसको 30 मानेंगे, ये 30 हो गया। अब 40% यदि अनमैरिड है तो 40% यदि हम निकाल लेंगे इसका, तो अनमैरिड ये आ गया महिला, और पुरुष का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत। अब पुरुष के यदि हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 60% है तो 60% 70 का निकालेंगे, 70 का 60%, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 4 तियाँ 12 आ गया, प्लस 6 सत्ते 42 आ गया, टोटल कितना आ गया, ये 4 आ गया, और ये 5 54, आपका कितना आ गया ये 54%, 54% क्या है विवाहित। अब सॉरी अनविवाहित, अविवाहित है मतलब अनमैरिड है, अविवाहित, क्योंकि अविवाहित ही हम ज्ञात किए हैं तो ये आ गया आपका अविवाहित। अविवाहितों की संख्या कितनी आ गई 54%, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको परसेंट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा विवाहित वाला है और कौन सा अविवाहित वाला है, ठीक है। ये मैरिड वाला लिखा हुआ है और ये मैरिड वाला वो अनमैरिड वाला, तो आप ऐसे करके लगाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पाई चार्ट है। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करते हुए कुछ भी दे दिया कोई मतलब नहीं, व्यय का है। यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत कितना है 40,200 है, तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा। मुद्रण लागत दिया है, मुद्रण लागत मतलब 20%, 20% में क्या दिया हुआ है आपका 40,200,
ठीक है। अब कह रहा है इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा। पुस्तकों का प्रचार कितना है, प्रचार लागत 10% है, तो 10% में हम निकाल लेंगे, जो भी खर्च आएगा वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक, तो इसका 10% यदि हम निकाल लेंगे और इसका 20% यदि हम करके इसको 0 0 कर देंगे, इसको कर देंगे कितने बार जाएगा, 2 बार चला गया, 0 आ गया, 1 क्या 0 0, मतलब 20,100, 20,100 आपका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। 27वां क्वेश्चन है, फिर पाई चार्ट का है, घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन दर्शाया गया है। अब क्या है, परिवार की कुल मासिक आय, कुल मासिक आय परिवार की कुल मासिक आय है 32,500, तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई मासिक राशि क्या है। अब कह रहा है संयुक्त रूप से किस पे, भोजन और मनोरंजन पे। भोजन कहाँ है आपका, इस पे मनोरंजन तो 9 है और भोजन आपका 27 है, तो 27 9 कितना हो जाएगा आपका 36। ठीक है, 36% हो गया। अब टोटल क्या दिया हुआ है और क्या दिया है, इस पे विभाजन दर्शाता है, यदि परिवार की कुल मासिक आय इतनी है, तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि। अब ये 36% है, तो इसका हम 36% सीधा सीधा निकाल लेंगे, 32,500 का 36%। ठीक है, जब 36% निकाल लेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सीधा सीधा इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो बस मल्टीपल हम कर सकते हैं, मल्टीपल यदि हम कर सकते हैं तो हमारा क्या आएगा 11,700। अब कैसे आएगा ये भी बता दूँ, सीधा कर देंगे आप, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 आ गया, और इसको यदि आप मल्टीपल करेंगे 6 पंचे 30 की 0 आ गया, 3 आ गया। अब 6 दूनी 12 और 5 तियां 15, 15 12 कितना हो जाएगा 27, 27 3 30 की 0, फिर 3 आ गया, 6 3 18 आ गया, 3 दूना 6 आ गया, 18 6 24, 24 3 27 की 7, 2 आ गया, 3 3 का 9 2 11, 11,700 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, ये आपका जो पेपर था 24 तारीख का, फर्स्ट तारीख का पेपर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नॉर्मल था, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको फंसाए। थोड़ा सा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे, थोड़ा सा उलझाऊ रहे होंगे, नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं था, बहुत ही अच्छा पेपर आया था। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चनों को मैं इसीलिए विस्तार से बताता हूँ, नहीं तो मैं भी एक एक लाइन में बता सकता हूँ, एक एक लाइन में बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, आप पेपर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप देखोगे तो आप अच्छे से कर लोगे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप वैसे निकाल लोगे। प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी 2-3 दिन है, काफ़ी हैं, 2 दिन तो आई है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।